आज हम भारत की सबसे पुरानी और शायद सबसे जरूरी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली के भविष्य पर बात कर रहे हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर की आप कह सकते हैं जीवन रेखाएं हैं। थार रेगिस्तान को रोकती हैं, हमारी हवा को साफ करती हैं, लेकिन आज इनका अपना अस्तित्व ही खतरे में है। बिल्कुल। और ये संकट मतलब सिर्फ मौसम का या पत्थरों का नहीं है, ये हमारी नीतियों का संकट है। तो आज की हमारी बातचीत का जो बड़ा सवाल है वो यही है, क्या 2014 के बाद मोदी सरकार की नीतियां अरावली को बचाने की एक गंभीर कोशिश थी, या फिर विकास के नाम पर इसके विनाश की रफ्तार और तेज हो गई? हाँ, तो मेरा पक्ष ये रहेगा कि सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी संस्थाओं को मजबूती देकर और कुछ योजनाओं के जरिए एक संतुलन बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि वो कोशिश निर्णायक साबित नहीं हुई। और मेरा मानना है कि ये संतुलन की कोशिश थी ही नहीं, ये एक तरफा फैसला था। सरकार की जो विकास केंद्रित नीतियां हैं, उन्होंने पर्यावरण के सुरक्षा कवच को जानबूझकर कमजोर किया, जिससे अरावली को ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, ये कहना कि सरकार ने अरावली के लिए कुछ भी नहीं किया, मेरे हिसाब से ये बहुत पूरी तरह से सही नहीं है। सबसे पहले हमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की भूमिका को देखना होगा। ये एक खास अदालत है जो सिर्फ पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है और इसके पास कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने से लेकर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को रोकने तक के अधिकार हैं। तो पिछले कुछ सालों में एनजीटी ने कई मौकों पर अरावली में अवैध खनन पर सख्ती दिखाई है, भारी जुर्माने लगाए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक संस्थागत मजबूती है। इसके अलावा सरकार की अमृत सरोवर या जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये सीधे अरावली के लिए नहीं बनी, पर जब आप उस इलाके में जल संरक्षण पर काम करते हैं तो उसका फायदा उस पूरे इकोसिस्टम को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये पूरी तरह बचाने या पूरी तरह खत्म करने की नीति नहीं थी, ये एक बीच का रास्ता खोजने की कोशिश थी। एक ऐसी कोशिश जो शायद नाकाम रही, लेकिन नियत पर सवाल उठाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। नहीं, मैं इस बीच का रास्ता वाली बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि जब एक रास्ता तबाही की तरफ जा रहा हो तो उस पर धीरे धीरे चलना भी तो तबाही ही है। आपने एनजीटी की बात की और मैं मानती हूं कि एनजीटी ने अच्छा काम किया, लेकिन एनजीटी सरकार का हिस्सा तो नहीं है, वो एक स्वतंत्र न्यायिक संस्था है। सरकार की असली नीति तो उसके अपने फैसलों से पता चलती है, और सरकार का सबसे बड़ा और सबसे रेवलेटिव फैसला था अरावली को राष्ट्रीय धरोहर यानी नेशनल हेरिटेज का दर्जा न देना। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो ये एक कदम काफी था। ये दर्जा मिलते ही अरावली में हर तरह के खनन और बड़े निर्माण पर कानूनी तौर पर हमेशा के लिए रोक लग जाती। इसके लिए कोई हजारों करोड़ का बजट नहीं चाहिए था, सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए थी। हाँ, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? मैं बताती हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि इस दर्जे को न देने के पीछे एक बड़ा कारण है राजस्थान और हरियाणा की शक्तिशाली माइनिंग लॉबी। अकेले राजस्थान की जीडीपी में माइनिंग का योगदान लगभग 5% है। तो राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने का मतलब होता हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान और लाखों लोगों के रोजगार का सवाल। कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, ये राजनीतिक और आर्थिक जोखिम लेने को तैयार नहीं थी। तो ये बीच का रास्ता नहीं था, ये एक साफ आर्थिक फैसला था जिसमें पर्यावरण हार गया। मैं आपकी बात के आर्थिक पहलू को समझता हूं, और ये एक जायज बिंदु है। किसी भी चुनी हुई सरकार को रोजगार और अर्थव्यवस्था की चिंता करनी पड़ती है, लेकिन सिर्फ एक कदम न उठाने से पूरी नीति को खारिज कर देना भी ठीक नहीं है। एनजीटी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ही सही, पर सरकार ने कई जगहों पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है, वृक्षारोपण अभियान चलाए गए हैं। क्या ये सब मतलब पूरी तरह दिखावा है? पर ये तो आधा सच है। आपने वृक्षारोपण की बात की, लेकिन क्या हमारे पास इसका कोई आंकड़ा है कि विकास परियोजनाओं के लिए जितने लाख पेड़ काटे गए उसके मुकाबले लगाए गए पौधों में से कितने जिंदा बचे? सरकारी आंकड़े हमेशा लगाए गए पौधों की बात करते हैं, उनके सर्वाइवल रेट की नहीं। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये दर अक्सर 10 से 20% से भी कम होती है।
तो जब एक तरफ आप एक 100 साल पुराना पेड़ काटते हैं और दूसरी तरफ एक पौधा लगाकर उसकी गिनती कर लेते हैं, तो ये बराबरी का सौदा नहीं है। ये तो वैसा ही है जैसे आप किसी का घर बुलडोजर से गिरा दें और फिर मुआवजे में उसे एक टेंट दे दें। ये कदम संकट के विशाल पैमाने को देखते हुए ऊंट के मुंह में जीरे जैसे हैं। मैं देख सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, लेकिन मुझे एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करने दीजिए। देखिए, एनजीटी जैसी संस्था को मजबूत होने देना ये कोई दिखावा नहीं है। ये एक संस्थागत ढांचा तैयार करता है जो भविष्य में भी पर्यावरण की रक्षा कर सकता है। ये योजनाएं जैसे जल संरक्षण जमीनी स्तर पर पानी के संकट को कम करती हैं, जो अरावली के इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, मैं मानता हूं कि ये कदम उतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा संकट है, लेकिन इन्हें पूरी तरह खारिज कर देना भी मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। ये कम से कम एक स्वीकारोक्ति है कि हाँ, समस्या मौजूद है और कुछ करने की जरूरत है। यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EII की बात करते हैं। ये वो प्रक्रिया है जिसमें किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ये जांचा जाता है कि उसका पर्यावरण पर कितना बुरा असर पड़ेगा। इस सरकार ने इस EII प्रक्रिया को इतना आसान और लचर बना दिया कि कई विनाशकारी परियोजनाओं को भी मिनटों में मंजूरी मिल गई। और सबसे बड़ा खेल तो जंगल की परिभाषा को लेकर हुआ। केंद्र सरकार ने कई बार अदालतों में ये तर्क दिया कि अरावली का ये हिस्सा कानूनी तौर पर जंगल नहीं है। अब सुनने में ये एक मामूली तकनीकी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। वो कैसे? देखिए, जब सरकार अदालत में ये कहती है कि अरावली का ये हिस्सा फॉरेस्ट नहीं है, तो वो एक कानूनी दांव चलती है, क्योंकि अगर जमीन कानूनी तौर पर जंगल नहीं है तो फिर उस पर देश का सबसे मजबूत पर्यावरण कानून फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 लागू नहीं होता। और जैसे ही ये सुरक्षा कवच हटता है, वहां खनन या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी लेना बच्चों का खेल बन जाता है। ये जानबूझकर कानूनों में लूप होल्स ढूंढकर अरावली को अनप्रोटेक्टेड करने जैसा था। इसे आप बीच का रास्ता कैसे कह सकते हैं? ये एक गंभीर आरोप है। हालांकि मैं इसे अलग तरह से देखता हूं। मैं इसे लूप होल्स ढूंढना नहीं, बल्कि विकास की जरूरतों के साथ कानूनों को अलाइन करने की कोशिश कहूंगा। सोचिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसा विशाल प्रोजेक्ट जो देश के अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, वो अरावली के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है। अब सरकार के सामने दो विकल्प थे, या तो प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए या फिर रास्ता निकाला जाए। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। ये एक कठिन संतुलन साधने की कोशिश थी। ये एक खराब प्रयास हो सकता है, एक ऐसा प्रयास जो अरावली के संरक्षण के लिए खतरनाक साबित हुआ, लेकिन इसे सिर्फ विकास के प्रति अंधा झुकाव कहना शायद पूरी तस्वीर को नहीं दिखाता। मैं इस संतुलन वाले तर्क को आज खारिज करती हूँ, क्योंकि यहाँ संतुलन नहीं साधा गया। यहाँ एक पक्ष को दूसरे पर स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी गई। जब आप थार रेगिस्तान को दिल्ली के दरवाजे तक आने का न्योता दे रहे हों, जब आप करोड़ों लोगों के लिए पानी के स्रोत सुखा रहे हों और हवा को जहरीला बना रहे हों, तो ये विकास नहीं, ये सुनियोजित विनाश है। ये संतुलन साधने की कोशिश नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की कीमत पर तात्कालिक आर्थिक लाभ देखने की एक अदूरदर्शी नीति है। लेकिन क्या ये सारा संकट और ये सारी अधूरदर्शिता सिर्फ पिछले 10 सालों की देन है? मुझे ऐसा नहीं लगता। यहीं पर हमें इतिहास को भी देखना होगा। अरावली का विनाश मतलब रातों रात शुरू नहीं हुआ। ये दशकों पुरानी नीतियों का नतीजा है। चलिए 2002 की बात करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। उस वक्त केंद्र में NDA की सरकार थी और बाद में UPA की सरकार आई। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दोनों के कार्यकाल में अवैध खनन बेरोक टोक चलता रहा। तो ये समस्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की है, जो किसी एक पार्टी में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में दशकों से नदारत है। सिर्फ 2014 के बाद की सरकार पर सारा दोष मढ़ना तथ्यों को अनदेखा करना होगा। मैं इस बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि समस्या की जड़ें पुरानी हैं, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। कांग्रेस समेत पिछली सरकारों की नीतियां भी खोखली थीं और वो भी इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। लेकिन 2014 के बाद जो हुआ, वो पुरानी बीमारी का धीरे धीरे बढ़ना नहीं था। वो एक तरह से मरीज को ICU से निकालकर मैराथन दौड़ाने की कोशिश थी। नुकसान की रफ्तार बहुत बहुत तेज हो गई, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर विकास को पर्यावरण पर एक स्पष्ट और मुखर प्राथमिकता दी गई।
पिछली सरकारों की गलतियों को सुधारने के बजाय मौजूदा सरकार की नीतियों ने उस संकट को और गहरा कर दिया। जब आपके हाथ में सत्ता आती है तो आपके पास मौका होता है कि आप पुरानी गलतियों को सुधारें, ना कि उन्हें और तेजी से दोहराएं। इस मामले में सरकार ने संकट को बढ़ाने का काम किया है। तो संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि सरकार के प्रयास जैसे एनजीटी को ताकत देना और जल संरक्षण की कुछ योजनाएं मौजूद हैं। उनका एक सीमित प्रभाव भी है जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये भी सच है कि विकास की भारी भरकम प्राथमिकताओं के चलते अरावली को बचाने के लिए जो एक मजबूत और निर्णायक राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो साफ तौर पर नदारद थी। यह संतुलन साधने की एक ऐसी कोशिश थी जो अरावली के संरक्षण के लिए बुरी तरह नाकाफी साबित हुई। और मेरा निष्कर्ष ये है कि सरकार के ये छोटे-मोटे सकारात्मक कदम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे, ताकि बड़े नुकसान पर पर्दा डाला जा सके। पर्यावरण कानूनों को कमजोर करने, खनन को बढ़ावा देने और विकास के नाम पर विनाश को मंजूरी देने से जो भारी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कुछ हजार पेड़ लगाकर या तालाब बनाकर नहीं हो सकती। जब तक अरावली को राष्ट्रीय धरोहर जैसा मजबूत संवैधानिक संरक्षण नहीं मिलता, उसकी सुरक्षा संभव नहीं है। सरकार की प्राथमिकताएं इस मामले में स्पष्ट रूप से गलत रही हैं और उसके परिणाम हम आज दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण और पानी की कमी के रूप में भुगत रहे हैं। देखिए, हम इस पर असहमत हो सकते हैं कि जिम्मेदार कौन है या नियत क्या थी, लेकिन हम दोनों ये मानते हैं कि अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली और आसपास के करोड़ों लोगों का भविष्य भी अंधकार में है। बिल्कुल, और ये विमर्श दिखाता है कि विकास और पर्यावरण के बीच का संतुलन साधना किसी भी सरकार के लिए कितनी बड़ी और कितनी जटिल चुनौती है। इस सामग्री में दिए गए तथ्य हमारे श्रोताओं को इस गंभीर मुद्दे पर अपनी एक मजबूत और सूचित राय बनाने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।